नमस्कार साथियों, मैं मनीष माल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व राजनीति की किताब का अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया की हम लोग चर्चा कर रहे थे और आज उसी चर्चा में हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो आज हम कौन से देश की बात करेंगे गुरुजी? आज हम बात करेंगे नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र, ये नेपाल की तस्वीर लोकतंत्र के लिए लड़ाई की। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। देखिए, अभी तक हम लोगों ने ये बात समझ ली कि भैया दक्षिण एशिया क्या है, ठीक है। साउथ एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? तो 7 देश जो है साउथ एशिया में आते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पाकिस्तान के बारे में जाना। पाकिस्तान के बाद हम लोगों ने बांग्लादेश के बारे में जाना। तो 2 देशों के बारे में हम लोगों ने कवर कर लिया। आज हमारा जो तीसरा देश है वो नेपाल है। फिर 4th हम लोग पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में और फिर मालदीव्स का और भूटान का एक ही लेक्चर में मिक्सचर में हो जाएगा, इतना बड़ा नहीं है उनका। और फिर हम थोड़ा संघर्ष ये जो सब कुछ है और फिर शांति, सहयोग, ये सब कुछ पढ़ करके इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। और इंडिया के बारे में तो पूरी अपन स्पेशली पूरी एक बुक पढ़ ही चुके हैं। तो अब आ जाइए, हम बात कर लेते हैं नेपाल की। नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। थोड़ी सी मैं आपकी पुरानी जो यादें हैं वो ताज़ा कर देता हूँ और यादें ताज़ा करते हुए बता देता हूँ कि ये जो नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र की कहानी है ये आपने कक्षा 10 में भी पढ़ी है। कक्षा 10 में राजनीति विज्ञान का अध्याय 5 जनसंघर्ष और आंदोलन का चैप्टर था। उस चैप्टर में आपको नेपाल के लोकतंत्र की कहानी बताई गई है। पर जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, जिन्होंने पढ़ा बहुत अच्छी बात है और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आज फिर से एक बार विस्तार से थोड़ी सी कहानी को समझ ले, क्योंकि नेपाल की कहानी इस पर्सपेक्टिव में ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं नेपाल लोकतंत्र के लिए बड़ी मिसाल के रूप में देखा गया है कि आंदोलन कर करके लोकतंत्र स्थापित करना एक बड़ा मुद्दा वहां नेपाल का रहा है। इसके अलावा कक्षा 11 में भी जब संविधान की किताब में आप लोगों को पढ़ा रहा था तो उस समय भी मैंने आपको बताया कि कम से कम 5 से 6 बार जो है नेपाल के संविधान में परिवर्तन हुआ और फाइनली 6th टाइम जो संविधान बना वो 2015 में बना, जो कि अभी हाल फिलहाल में वहां पे चल रहा है, ठीक है। और वहां की क्या व्यवस्था है क्या नहीं वो सब हम कक्षा 11 के संविधान वाली किताब में भी चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं नेपाल के पॉलिटिकल सिस्टम की, नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। देखिए, पहले दोनों का अर्थ थोड़ा सा समझ लेते हैं। राजतंत्र आपको जैसे पता है जहां पे राजा की व्यवस्था हो, राजा का शासन होता है, और लोकतंत्र जहां पे लोगों की व्यवस्था हो। इस पर ज्यादा डिटेल में अपन लोग नहीं जाएंगे। अब मैं थोड़ी सी आपको कहानी सुनाता हूं, उस कहानी को बड़े अच्छे घटनाक्रम में समझिएगा और सुनिएगा। एक्चुअल में क्या है, 1990 में 1990 में वहां पे नेपाल में जो राजा होते हैं वो है राजा वीरेंद्र। 1990-91 में आसपास का टाइम पीरियड है। 1990 में वहां पे राजा कौन होते हैं? वीरेंद्र होते हैं। और जो राजा वीरेंद्र होते हैं वो थोड़े से उदारवादी होते हैं और वो इस चीज को विश्वास करते हैं कि नहीं, सब जनता के हाथ में पावर होनी चाहिए। वैसे जनरली जो राजतंत्र होता है, राजतंत्र ये कहता है कि सारी की सारी जो शक्तियां है वो किसके पास होनी चाहिए? राजा के पास होनी चाहिए, जनता के पास कुछ भी नहीं होनी चाहिए। और जो राजा डिसाइड कर लेगा वही फाइनल डिसीजन है। उस डिसीजन को ना बदला जाएगा, ना तोड़ा मरोड़ा जाएगा, कुछ भी नहीं कर सकते, वो फाइनल डिसीजन माना जाएगा। परंतु राजा वीरेंद्र यहाँ पर बड़े थोड़े से उदारवादी व्यक्ति होते हैं और वो मानते हैं जब जनता डिमांड करती है तो उस चीज को मान लेते हैं कि हाँ भैया लोकतंत्र होना चाहिए। परंतु राजा वीरेंद्र ने एक ही बात बोली कि भाई मेरी शक्तियां भी खत्म नहीं होनी चाहिए, मैं भी राजा हूं तो मेरे पास भी थोड़ा बहुत जो है मान सम्मान वो बनी रहनी चाहिए। तो फिर ये बात तय हुई कि हम लोग संवैधानिक राजतंत्र को अपना लेते हैं। किसको अपना लेते हैं? संवैधानिक राजतंत्र को अपना लेते हैं। संवैधानिक राजतंत्र क्या कहता है, इस बात को समझिएगा। संवैधानिक राजतंत्र कहता है कि हम संसदीय व्यवस्था को अपनाएंगे जहां पर संसद होगी और इसमें क्या होगा, जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, हेड ऑफ द नेशन जो होगा, हेड ऑफ द नेशन होता है जो राष्ट्र का अध्यक्ष होगा, जो राष्ट्र का मुखिया होगा, वो कौन होगा? वो राजा होगा, वो राजा होगा। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार का जो मुखिया होगा, ठीक है, सरकार का जो मुखिया होगा वो प्रधानमंत्री होगा कि जो जनता द्वारा निर्वाचित होगा, जनता द्वारा चुना जाएगा। यहां पे जो राजा रहेगा उसके पास नाम मात्र की शक्तियां रहेगी, राजा के पास सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र की शक्तियां रहेंगी और सारे के सारे जो मेन पावर है वो प्रधानमंत्री के पास रहेगी। परंतु राजा एक मेन अथॉरिटी पर रहेगा, राजा के पास भी शक्तियां रहेंगी परंतु वो नाम मात्र की है। तो इसलिए ये जो संवैधानिक राजतंत्र वाली व्यवस्था है, इससे जो राजा का जो मान सम्मान है वो भी बचा रहता है और देश में लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो भी चलती रहती है। तो 1990 के दौर के बाद जब नया संविधान वहां पे नेपाल में बनाया गया तो संवैधानिक राजतंत्र को या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को नेपाल ने अपना लिया।
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को अपना करके राजा भी खुश थे और यहाँ की जनता है वो भी खुश थी। जनता को इस बात की खुशी थी कि चलो भैया हमारी संसद है, हम लोगों को चुनते हैं, नेताओं को चुनते हैं, वो वहां जाते हैं और देश के लिए बेहतर कानून बनाते हैं। सिर्फ राजा का काम इतना सा था कि उन कानूनों पर साइन कर दे और जहां पर भी राजा जी जाए उनकी जय जयकार होनी चाहिए, उनको मान सम्मान जो मिलता आया है वो मिलता रहेगा, उसमें कोई भी कमी सरकार नहीं आने देगी। तो इस प्रकार के सिस्टम से चलता रहा। राजा को इस बात की खुशी थी कि चलो अपना तो जो पावर है वो तो बची हुई है, कोई बात नहीं, जनता खुश है तो अपन भी उसमें खुश है। परंतु एक्चुअल में होता क्या है, नेपाल की एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। 2001 की बात है बच्चों। कब की बात है? 2001 की बात है, 2001 में क्या हुआ, राजा वीरेंद्र की हत्या कर दी जाती है। राजा वीरेंद्र की हत्या कर दी जाती है और सिर्फ राजा वीरेंद्र की नहीं होती बेटा, यहाँ पे पूरा जो परिवार है, जो पूरा शाही परिवार है, जो राजा का जो पूरा परिवार होता है, उस पूरे परिवार की हत्या हो जाती है। राजा की पत्नी की, उसके बच्चों की, पूरे मतलब करीबन शायद वहां पे 9 लोगों की उसमें रहस्य में जो मृत्यु होती है वो हो जाती है। मतलब पता नहीं लगा कि कैसे उनकी मृत्यु हुई, क्या हुआ, और वो 9 लोगों की वहां पे उसमें मृत्यु हो जाती है। 2001 में राजा वीरेंद्र की हत्या हो जाती है, डेथ हो जाती है और 9 लोग एक साथ चले जाना ये बड़े ताजुब की बात थी। तो वो रहस्य में मिस्ट्रियस डेथ वहां की नेपाल की मानी जाती है। नेपाल की राजशाही में ये एक बहुत बड़ा झटका सा उस समय लगा गया। तो 2001 में राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई। तो अब जो शासन कहता है कि भाई अब अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, अब नेपाल की गद्दी, नेपाल का जो राजा है वो कौन बनेगा। तो नेपाल का जो राजा बना वो वीरेंद्र का भाई बना। वीरेंद्र का भाई बना और वीरेंद्र का भाई कौन था? ज्ञानेंद्र। ठीक है, यहां पे राजा वीरेंद्र की हत्या हो जाती है, फिर उसका भाई राजा बनेगा जो कि जिसका नाम है ज्ञानेंद्र। अभी जो राजा ज्ञानेंद्र है ना, इस राजा ज्ञानेंद्र को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि भैया ये संवैधानिक राजतंत्र ये उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसको तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात समझ में आती थी कि राजा की पावर होनी चाहिए, राजा सर्वोच्च होना चाहिए, राजा से बढ़कर के कोई भी ताकत नहीं है, तो राजा सुप्रीम है। इसलिए जो राजा ज्ञानेंद्र आता है ये 2002 में क्या करता है, सरकार को हटा देता है। 2002 में संसद को भंग कर देता है। संसद को भंग कर देता है। भंग करने का मतलब क्या? हटा देता है, संसद को भंग कर देता है। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री रहते हैं उनको अपदस्थ कर देता है। पदस्थ का मतलब क्या होता है? पद पर बिठाना, और अपदस्थ मतलब पद से हटा देना। तो मतलब जो राजा ज्ञानेंद्र आते हैं, राजा ज्ञानेंद्र बिल्कुल वीरेंद्र के उल्टे थे। राजा वीरेंद्र तो थोड़े से उदारवादी थे कि नहीं, लोकतंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र अच्छी चीज है, मेरी भी पावर रहेगी, जनता भी खुश रहेगी। तो यहाँ पे राजा वीरेंद्र तो संवैधानिक राजतंत्र के पक्ष में थे, पर जो राजा ज्ञानेंद्र आए वो संवैधानिक राजतंत्र के पक्ष में नहीं थे। और राजा ज्ञानेंद्र ने क्या करा, संवैधानिक राजतंत्र को हटा करके पूर्ण रूप से फिर से नेपाल में क्या स्थापित कर दिया? राजतंत्र स्थापित कर दिया, मोनार्की स्थापित कर दी। ये 2002 से लेकर के 4-5 तक ये कहानी चलती रहती है। पूरा घटनाक्रम वहां पे नेपाल में हुआ, और जब ये घटनाक्रम हुआ तो फिर बात आती है आंदोलन की। फिर जनता जागरूक होती है और जनता ये मान करके चलती है कि नहीं साहब, हमें लोकतंत्र ही चाहिए। एक छोटे से देश में लोकतंत्र का इतना विशाल आंदोलन होना पूरे विश्व के लिए मिसाल बन चुका था कि हाँ भैया, नेपाल लोकतंत्र स्थापित करने में एक बड़ा भूमिका निभा रहा है। वहां के लोगों की जय जयकार हुई कि साहब बहुत गजब का काम नेपाल कर रहा है। अब आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो आंदोलन है उसमें पार्टिसिपेट किसने किसने करा, आंदोलन में कौन कौन था। आंदोलन में यहां पर देखिए जो संसद बनी, ठीक है, संसद में अब वहां पे पार्टियां थी, ठीक है, जैसे आज हमारे राजनीतिक दल है, कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो वहां पर भी मुख्य 7 पार्टियां थी। तो उन 7 पार्टियों ने क्या करा, एक गठबंधन बनाया जिसका नाम था सप्तदलीय गठबंधन। सप्तदलीय गठबंधन, इन 7 पार्टियों ने मिलकर करके आंदोलन में भागीदारी करी। सप्तदलीय गठबंधन होता है जो 7 पार्टी अलायंस से 7 पार्टियों से मिलकर के जो गठबंधन बना है वो, तो सप्तदलीय गठबंधन 7 पार्टी अलायंस। दूसरा इसमें है बच्चों माओवादी। माओवादी कौन है? अब अगर कक्षा 12 के बच्चे मुझसे पूछे सर माओ कौन है, तो बड़ा गुस्से वाला मुद्दा भी होगा और चिंता का भी विषय होगा। क्यों? क्योंकि माओ के बारे में अपन ने चीन वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, जो वहां पर समाजवादी नीति लेकर करके आते हैं, ठीक है। तो जो माओ है ना, माओ के जो विचारधारा को सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनको माओवादी कहा जाता है। अब माओ की विचारधारा क्या थी कि मजदूरों, किसानों के लिए अगर हम लोगों को उग्र प्रदर्शन भी करना पड़े, हिंसा भी करनी पड़े, तो भी जायज है। मतलब किसानों मजदूरों के अधिकारों के लिए, या मतलब सीधी सी बात इतनी सी कि अगर हमें कुछ पाने के लिए
उग्र प्रदर्शन करना पड़े, शासन को साथ मारपीट करनी पड़े, हिंसा करनी पड़े ना, तो वो भी समर्थक है। इसी विचारधारा का माओवादी समर्थन करते हैं, माओवादियों की ये विचारधारा रही है। तो सप्तदलीय गठबंधन माओवादी हैं ये। वैसे मैं आपको जनरली बता दूं, जो माओवादी समुदाय के लोग हैं, माओवादी जो होते हैं, वो लोकतंत्र के समर्थक नहीं होते हैं, परंतु फिर भी यहाँ पर जो माओवादी है वो नेपाल में लोकतंत्र को समर्थन कर रहे हैं। नेपाल में जो माओवादी की विचारधारा को मानते हैं वो लोग यहाँ पे लोकतंत्र के लिए आंदोलन में लड़ रहे हैं। तो एक तो सप्तदलीय गठबंधन है, एक माओवादी है, ठीक है। इसके अलावा वहां की जो अलग अलग जो अनेक संगठन है वो भी इसमें है, मानव अधिकार संगठन हो गए और हो गए, वो सब यहां पर मिलकर के क्या है, आंदोलन लड़ रहे हैं। किसान, श्रमिक, मजदूर सब मतलब ये चाहते हैं कि नहीं साहब क्या होना चाहिए, लोकतंत्र ही आना चाहिए। तो ये सब मिलकर के क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। अब इनमें आंदोलन की इनकी मांग क्या है, डिमांड क्या है गुरुजी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र स्थापित करना मांग है या क्या क्या मांग है, तो आइए वो भी बता देता हूं आपको। इनकी मांगे क्या है, इनकी 3 मांगे हैं। सबसे पहली मांग तो क्या है कि संसद की बहाली हो, संसद बहाली। संसद बहाली का मतलब फिर से शुरू हो, संसद को शुरू करा जाए। संसद का शुरू होने का मतलब क्या है, लोकतंत्र स्थापित हो। संसद का मतलब ये, क्योंकि संसद में जनता द्वारा वोट डाला जाएगा और फिर लोग चुनकर करके जाएंगे, तो संसद की बहाली का मतलब है संसद की वापस से शुरुआत हो, मतलब लोकतंत्र का वापस से स्थापित हो। बोले ठीक है। दूसरी मांग क्या है, सप्तदलीय सरकार बने। अब जो सरकार बने वो कैसी बने, सप्तदलीय बने, मतलब 7 पार्टियों की मिलकर करके क्या करें, सरकार बने। और तीसरी और द मोस्ट इंपोर्टेंट डिमांड, संविधान सभा का गठन हो। नए संविधान के लिए संविधान सभा का गठन हो। अब राजा ज्ञानेंद्र के सामने 3 डिमांड रख दी गई कि भैया संसद की बहाली कर दो, सप्तदलीय सरकार बना दो और नए संविधान सभा के लिए गठन का आप हमें परमिशन दे दीजिए। अब राजा ज्ञानेंद्र थोड़े से जिद्दीपन थे, नहीं ऐसा नहीं। परंतु 21 अप्रैल 2006 को कहा जाता है कि काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है, वहां पर एक बड़ा आंदोलन आयोजित करा जाता है, एक विशाल रैली आयोजित करी जाती है। और पहले दिन जब 1 लाख लोग होते हैं, धीरे धीरे जुड़ते 24 अप्रैल जो कि लास्ट डे था अल्टीमेटम का, राजा को चेतावनी दी गई थी। अल्टीमेटम का मतलब चेतावनी कि भैया ये आज आखिरी दिन है, देख लेना, हम शांतिपूर्ण तरीके से कह रहे हैं, अगर मान जाते हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं फिर हम अपने हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे, पर लोकतंत्र तो लेकर के कहेंगे। 24 अप्रैल 2006 को आखिरी चेतावनी दी गई कि भैया आज हट जाना आप। और 24 अप्रैल 2006 को काठमांडू में, वहां की जो राजधानी है, उसमें कम से कम 4 से 5 लाख लोग इकट्ठा हो गए, जो कि एक बहुत बड़ी आबादी थी सड़कों पर। और वो आबादी के नारे यही थे कि साहब लोकतंत्र लाया जाए, लोकतंत्र लाया जाए, राजा अपनी गद्दी छोड़े, राजा अपनी गद्दी छोड़े, ठीक है। जनता आई है, राजा अपनी गद्दी छोड़े, ठीक है, जनता की अब की बारी है, ठीक है। तो इस प्रकार के नारे वहां पे लगे, लोकतंत्र बहाली के लिए जो नारे हैं वो लगते हैं। और फाइनली 24 अप्रैल 2006 को राजा जो ये डिमांड्स है, इन डिमांड्स के लिए मान जाता है। 2006 को राजा इन डिमांड्स के लिए मान जाता है। फाइनली 2008 में जो राजतंत्र है उसको खत्म कर दिया जाता है, राजतंत्र को खत्म कर दिया गया, ठीक है। 2006 में आंदोलन हुआ और फाइनली 2008 में ऑफिशियली तौर पर यह कह दिया गया कि भाई आज से नेपाल में क्या है, राजतंत्र खत्म है, मोनार्की खत्म है, अब कभी भी राजा का शासन नहीं चलेगा। और 2008 में एक अंतरिम सरकार बनाई गई, एक टेम्परेरी सरकार बनाई गई, जैसे भारत आजाद होने के बाद भारत में बनी थी, एक टेम्परेरी सरकार बनाई गई। और जो टेम्परेरी सरकार बनाई गई थी, उस टेम्परेरी सरकार के जो प्रधानमंत्री बने वो गिरजा प्रसाद कोइराला जी बने। तो गिरजा प्रसाद कोइराला जी अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बनाए गए। और 2015 में 2015 में नेपाल का नया संविधान बना करके तैयार हो गया और 2015 से नेपाल का नया संविधान चल रहा है। नए संविधान में भी ये मुद्दा उठा था, 2 पक्ष थे। एक पक्ष ये कहता था कि साहब हमें राजतंत्र रखना तो चाहिए, क्योंकि नेपाल का इतिहास रहा है, राजाओं महाराजाओं वाला इतिहास रहा है, तो राजतंत्र होना चाहिए, ठीक है। एक पक्ष का ये मानना था कि नए संविधान में भी राजतंत्र वाली व्यवस्था हो, ये संवैधानिक राजतंत्र जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को रखा जाए। परंतु एक जो पक्ष है शायद उसका दबदबा ज्यादा रहा होगा और उस पक्ष ने ये कहा कि नहीं साहब, राजतंत्र नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई। राजा वीरेंद्र के समय में भी हमने संवैधानिक राजतंत्र रखा, अगर
क्योंकि फिर ज्ञानेंद्र ने इस प्रकार से करा, आगे हो सकता है कभी कोई राजा ऐसा कर दे वापस, तो इसलिए अब हमें राजतंत्र नहीं रखना। और फाइनली जो है नेपाल में से पूर्ण रूप से राजतंत्र को हटा दिया गया और नेपाल एक गणराज्य बन गया, जहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होंगे, और राष्ट्रपति निर्वाचित होंगे जनता के द्वारा, परंतु नाम मात्र की शक्तियां होंगी, और वहां पर प्रधानमंत्री के पास मुख्य शक्तियां होंगी। ये जो नेपाल का जो पूरा मतलब बैकग्राउंड है, आपको यहां पर जो पढ़ाया जाएगा वो नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, परंतु नेपाल में राजतंत्र कैसे रहा, ठीक है, वो राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र कैसे बनते हैं, संवैधानिक राजतंत्र कैसे खत्म होता है, उसके लिए आंदोलन कैसे होता है, कौन कौन करता है, उनकी मांग क्या है, उनकी डिमांड्स क्या है, और डिमांड्स के बाद उनका जो नतीजा है वो क्या आता है, नया संविधान क्या है, ये सारी जो चर्चा है, ये जो बेसिक ओवरव्यू मुझे देना था आपको नेपाल के बारे में, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो नेपाल के बारे में भी आपने कक्षा 10 में पढ़ा था, और अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा श्रीलंका, उसके बारे में भी आपने कक्षा 10 में पढ़ा था। चलिए कोई बात नहीं, अपना हमेशा एक ही उद्देश्य यही रहता है कि आपको कहीं से भी आप चले ना, आपकी बस साथ हो जाए हम, ठीक है। मतलब मैं हमेशा ऐसा सोचता हूं, किसी को भी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं पीछे रह गया या मैं पीछे रह गया, नहीं, सबको साथ लेकर के चलना है। अगर किसी ने 10th में नहीं पढ़ा, 11th में नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, 12th में अब आए हो, अब से साथ पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे वो कहते हैं ना कि इंसान को चल देना चाहिए, फिर ऑटोमेटिकली जो कारवा है वो जुड़ता जाता है। अब जैसे मैं आज ये बात कहूं, नहीं साहब मैं यहां से चल रहा हूं और यहां के बाद मैं बीच में से किसी को भी अपनी टीम में नहीं जोड़ूंगा, ऐसे नहीं, जो भी आ रहा आते जाओ आते जाओ। उसी प्रकार से लेक्चर्स है, कभी बच्चा इस लेक्चर पे पहली बार आ जाता है तो भैया उसको यहां से भी हर चीज समझ में आनी चाहिए, अगले पे पहली बार आता है तो अगले से, 10th 11th तो छोड़ो, 12th में भी अगर उसने अभी तक के चैप्टर्स नहीं देखे तो कोई बात नहीं, ये मेरा सिद्धांत है। चलिए, नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था, फिर आधुनिक काल में कई सालों तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा। तो देखिए जो नेपाल है, नेपाल हिंदू राज्य था, ठीक है, मतलब हिंदू साम्राज्य, और आज भी जो वहाँ की जनसंख्या है, जो मेजोरिटी है बहुसंख्यक है, वो हिंदू समुदाय की है। तो हिंदू राज्य था, फिर कई सालों तक वहाँ पे क्या रहा, संवैधानिक जो राजतंत्र है, मतलब राजा भी रहा और संसद भी रही, परंतु राजा के पास नाम मात्र शक्तियां रहती है और संसद के पास मुख्य शक्ति आ जाती है, प्रधानमंत्री जो है वो निर्वाचित हो जाते हैं। संवैधानिक राजतंत्र के दौर में नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और आम जनता ज्यादा खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज उठाते रहे, लेकिन राजा ने सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण कर लिया और नेपाल में लोकतंत्र की राह अवरुद्ध हो गई। अब संवैधानिक राजतंत्र के दौर में, ठीक है, जब संवैधानिक राजतंत्र का दौर चल रहा था ना, 1990 के बाद से जब दौर चल रहा था, तो उस समय नेपाल की जो राजनीतिक पार्टियां, ये कौन सी पार्टियां है, जो 7 पार्टी अलायंस मैंने आपको बताया, सप्तदलीय जो गठबंधन की बात कर रहे हैं वो, ये जो राजनीतिक पार्टियां, देखिए अब राजनीतिक पार्टियां, पॉलिटिकल जो पार्टी है, उनका तो क्या काम है, उनका तो काम ही है चुनाव लड़ना और सरकार बनाना, और सरकार बना करके ज्यादा से ज्यादा शक्तियां खुद के पास लेना, यही राजनीतिक पार्टियों का तो काम है। तो राजनीतिक पार्टियां और जो जनता है, ठीक है, जनता, ये सब क्या कर रहे हैं, ज्यादा खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज उठाते रहे, कि मतलब थोड़ी और भी जो हमारा सिस्टम है उसमें और भी ओपननेस आनी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं जो राजा है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, मतलब ज्यादा ओपननेस आनी चाहिए। उत्तरदायी का मतलब क्या होता है, मैं किसी भी चीज की जवाबदेही दूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आज कोई बच्चा मेरे पास पढ़ रहा है, ठीक है, कोई बच्चा मेरे पास पढ़ रहा है और वो क्लास से चला गया। अब क्लास से चला गया तो उसके मेरी जिम्मेदारी है कि वो कैसे चला गया, टाइम से पहले गया या नहीं गया, टाइम पर गया, तो हमें जवाब देना पड़ता है। तो वो चाहते थे कि और भी उत्तरदायी हो, मतलब जो संसद है वो जनता के प्रति और भी उत्तरदायी बने, जनता को और भी ज्यादा ओपन जो सिस्टम है वो मिलना चाहिए, हर खबर सरकार की जनता के पास पहुंचनी चाहिए। तो इसलिए संवैधानिक राजतंत्र के दौर में नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और जनता ज्यादा खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज उठाते रहे, लेकिन राजा ने सेना की सहायता ली और शासन पर पूरा नियंत्रण कर लिया। तो यहाँ पे राजा कौन है, राजा ज्ञानेंद्र की बात चल रही। राजा वीरेंद्र तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, परंतु उनके एक रहस्य में जो कत्ल हुआ, हत्या हुई, उसमें उनके पूरा परिवार चला गया। पर राजा ने किसकी मदद ली, सेना की मदद ली, और सेना की मदद लेकर के पूरे शासन पे पूरा नियंत्रण जमा लिया। वहां की संसद है उसको भंग कर दिया, प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर दिया, मतलब प्रधानमंत्री अब पद पर नहीं है, मतलब कोई भी नहीं, मतलब सारी की सारी पावर किसके पास है, राजा के पास आ गई। और नेपाल में लोकतंत्र की राह क्या हो गई, अवरुद्ध हो गई। अवरुद्ध हो गई का मतलब क्या है, रुक गई, जो लोकतंत्र की राह थी वो रुक गई। परंतु हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जब तक जनता जागरूक है और जनता के मन में इच्छा शक्ति है कि नहीं साहब हमें ये चीज चाहिए, तो बेटा कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। तो यहाँ पे नेपाल की जनता ने सोचा नहीं साहब लेकर के तो लोकतंत्र ही आना है, लोकतंत्र के नीचे हम कुछ भी नहीं लेंगे, लोकतंत्र ही चाहिए। अब तो संवैधानिक अवैधानिक राजतंत्र भी नहीं, अब तो पूरा लोकतंत्र चाहिए। लेकर क्या है ना, इसी प्रकार से मैं आप लोगों को भी कहता हूं, अगर आप ये बात ठान लो कि भैया पॉलिटिकल साइंस में 100 में से 100 ही लेकर के आने हैं, चलो 20 मार्क्स स्कूल वाले भी छोड़ दो, 80 में से 80 ही लेकर के आने मुझे, तो कैसे नहीं आएंगे बेटा।
बोला 79 पर भी खुश नहीं हुए तो 80 में से 80 ही लेकर के आने, पहले प्रयास इतना करो, फिर बाद में जितने मिले वो ईश्वर की कृपा मान करके स्वीकार कर लेना है। ठीक है, ये नेपाल में आंदोलन की तस्वीर आपको दर्शाई गई। एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की चपेट में आकर राजा ने 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली। तो 1990 में जो यहां पर जो बात बताई गई है वो किसकी है, राजा वीरेंद्र की है। तो राजा वीरेंद्र ने लोकतांत्रिक संविधान की जो मांग है वो मान ली है, परंतु यहां पर संवैधानिक राजतंत्र ही रहेगा। ये नेपाल का झंडा है और नेपाल का झंडा पूरे दुनिया में सबसे अलग है क्योंकि ये इस प्रकार से बना हुआ है। बाकी सबके अगर आप झंडे देखेंगे तो इस प्रकार से, परंतु इनका इस प्रकार से झंडा है। ओके, तो ये सबसे हट करके भी है। नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल बहुत छोटा और समस्याओं से भरा रहा। अब लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं वो बन तो जाया करती थी, परंतु उनका कार्यकाल बहुत छोटा हुआ करता था। 5 साल तक कोई टिक करके काम ही नहीं कर पाती थी, और जो समस्या है वो भी समस्याएं भी बहुत सामना करना पड़ती थी उनको। 1990 के दशक में नेपाल के माओवादी नेपाल के अनेक हिस्सों में अपना प्रभाव जमाने में कामयाब हुए। माओवादी राजा और सत्ताधारी अभिजन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे। देखिए, अब 1990 के दशक में जो नेपाल के माओवादी हैं, ठीक है, माओवादी कौन है, जो माओ के सपोर्टर है। माओ के सपोर्टर होने का मतलब यह है कि जो माओ की विचारधारा है उसके सपोर्टर है। और माओ की विचारधारा क्या कहती है कि अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अगर सशस्त्र विद्रोह मतलब हथियारों के साथ भी हमें विरोध प्रदर्शन करना पड़े, हथियारों का भी इस्तेमाल करना पड़े तो हम करेंगे। तो वो माओ की विचारधारा है। तो जो उसके सपोर्टर हैं जो उनको माओवादी कहा जाता है। और नेपाल में जो माओवादी है अनेक हिस्सों में क्या अपना प्रभाव जमा चुके थे उस समय तक, 1990 तक, मतलब माओवादी कुछ एरिया में उनका दबदबा था। अब ये माओवादी क्या चाहते थे, राजा से और सत्ताधारी अभिजन से। मतलब राजा से और सत्ताधारी अभिजन का मतलब क्या, ऐसे जो बड़े लोग जो सत्ता पे कब्जा कर करके बैठे हैं। क्योंकि देखो माओ कौन सी विचारधारा को सपोर्ट करता था, समाजवाद की विचारधारा को सपोर्ट करता था, इसीलिए वो चाइना में समाजवाद लेकर के आता है। अब जो समाजवाद की विचारधारा क्या कहती है कि जो समाज का सबसे पिछड़ा तबका है उसके लिए भला होना चाहिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए होना चाहिए। और माओ की विचारधारा को मानने वाले लोग मतलब समाजवाद को मानते हैं और समाजवाद में ही थोड़ा सा एडिशन ये भी जोड़ते हैं कि भैया इन मांगों को पूरा करने के लिए हथियार उठाने पड़े तो हम उठा सकते हैं। तो यहाँ पर सत्ताधारी अभिजन का मतलब ऐसे लोग जो बहुत अच्छे लेवल पे वो लोग बैठे हैं, ठीक है, तो राजा के खिलाफ और इन सत्ताधारी अभिजन जो बड़े बड़े जो लोग हैं सत्ता में बैठे हैं इनके खिलाफ क्या करना चाहते हैं, सशस्त्र विद्रोह करना चाहते हैं। मतलब हथियारों से विद्रोह करना चाहते हैं, हथियारों से विरोध करना चाहते हैं। तो मतलब यहां पर माओवादी वर्सेस राजा और सत्ताधारी अभिजन हो जाएंगे। इस वजह से राजा की सेना और माओवादी गुरिल्लों के बीच हिंसक लड़ाई छिड़ गई। कुछ समय तक राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। देखिए, अब इस वजह से क्या हुआ, राजा की सेना तो किसकी है, राजा की है, और माओवादी गुरिल्ला। देखिए, माओवादी गुरिल्ला क्या है, देखो गुरिल्ला शब्द या गुरिल्ला युद्ध होता है बच्चों। गुरिल्ला युद्ध क्या है, एक्चुअल में ओपन में आकर के नहीं किया जाता। जैसे जनरली क्या होता है, जंगलों में करते हैं, और जैसे मान लीजिए यहां से पहले अटैक कर दिया फिर छुप जाएंगे, फिर अटैक कर दिया फिर छुप जाएंगे। अगर ऐसा होता है कि भैया अटैक करा फिर छुप गए फिर गायब हो जाएंगे, फिर अटैक करा फिर छुप गए गायब हो जाएंगे, तो ऐसे युद्ध को गुरिल्ला युद्ध कहा जाता है। तो माओवादी जो गुरिल्ला थे, मतलब ऐसे जो लोग इस प्रकार से युद्ध लड़ रहे थे, वो और राजा की सेना, इनके बीच में कैसी हुई, हिंसक लड़ाई होती है, हिंसा वाली लड़ाई होती है। और कुछ समय तक तो राजा की सेना, ठीक है, अब एक तरफ कौन है, राजा की सेना है, ठीक है, जैसे आप त्रिकोण का मतलब समझते हो ना, ये जैसे ट्रायंगल जो बनता है, ठीक है। अब एक तरफ तो कौन है, राजा की सेना, एक तरफ माओवादी है, और एक तरफ जो लोकतंत्र को चाहते हैं वो लोग हैं, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में संघर्ष चल रहा है, सेना का, लोकतंत्र समर्थकों का और माओवादियों का, तीनों के बीच में संघर्ष चल रहा है। ये इनको हराना चाहते हैं, ठीक है। और देखो, ये माओवादी मैंने क्या कहा, ये शुरुआत में लोकतंत्र के समर्थक नहीं होते, और यहां पर भी लोकतंत्र में क्या सत्ताधारी अभिजन के खिलाफ है। तो इन तीनों के बीच में क्या कहीं ना कहीं त्रिकोणीय संघर्ष चलता है। 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया और सरकार को गिरा दिया। तो अब 2002 में कौन है, राजा ज्ञानेंद्र है। उन्होंने संसद को भंग कर दिया, मतलब हटा दी संसद, और सरकार को गिरा दिया। इस तरह नेपाल में जो भी थोड़ा बहुत लोकतंत्र था उसे राजा ने खत्म कर दिया। तो फाइनली 2002 में जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र था राजा ने उसको भी खत्म कर दिया। अब लोकतंत्र फाइनली जो है पूरा खत्म हो चुका है। अब जो सिर्फ और सिर्फ वहां बचा था वो क्या था, राजतंत्र था। अप्रैल 2006 में यहां देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए। संघर्षरत लोकतंत्र समर्थक शक्तियों ने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की जब राजा ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर संसद को बहाल किया। इस अप्रैल 2002 में भंग कर दिया गया था। देखिए, अब अप्रैल 2006 में
यहाँ देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुआ, मतलब लोकतंत्र के समर्थन में देशव्यापी प्रदर्शन हुआ, मतलब पूरे देश में। व्याप्त का मतलब क्या होता है? फैला हुआ। तो पूरे देश में जो फैला, ऐसा एक आंदोलन हुआ जहां पे लोग क्या है, लोकतंत्र के समर्थन में मांग कर रहे थे कि साहब डेमोक्रेसी को लेकर के आया जाए। कब हुआ? अप्रैल 2006 में हुआ। ये 21 अप्रैल को अल्टीमेटम दिया जाता है और अल्टीमेटम की जो आखिरी तारीख होती है वो 24 अप्रैल की होती है। 24 अप्रैल आप इस प्रकार से भी याद रखते हैं, शायद 24 अप्रैल को सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन आता है, ठीक है। डेट्स को याद करने का बेटा कोई स्पेशल ऐसी ट्रिक है नहीं। मैं तो जनरली जब भी करता हूँ क्या करता हूँ, मैं इसे किसी से जोड़ लेता हूँ कि यार उसका जन्मदिन आया होगा, उस दिन मैं तो वैसा यहाँ पे था तो उस दिन ऐसा हुआ होगा, ये कुछ भी थोड़ा सा कनेक्शन कर लीजिए। और हमेशा एक बात आपको कहता हूँ, रास्ते है ना, रास्ते खुद के बनाए हुए ही बेहतर होते हैं बच्चों। रास्ते अगर आप किसी दूसरे के बताए हुए रास्ते पे जाओगे ना तो समस्या है, पर खुद के बनाए हुए रास्ते पे चलते हैं ना, दिक्कत क्या होती है, जैसे खुद के बनाए रास्ते पे और आप कहीं अटक गए ना तो आप वहां से निकल सकते हो, परंतु कोई दूसरा रास्ता बताए और उस रास्ते पर आप चल पड़ो तो फिर आप निकल नहीं सकते वहां से, फिर आप फंस जाते हो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मेरे दोस्त ने साइंस ली, मैंने भी साइंस ले ली, रास्ता उसका है साइंस का, मुझे साइंस में बिल्कुल कका कड़े का इंटरेस्ट नहीं है, मैंने भी साइंस ले ली, मैं उसके रास्ते में चल रहा हूँ और मैं फंस गया। वो तो अच्छे से पढ़ रहा है क्योंकि उसका तो इंटरेस्ट था बहुत अच्छा, पर अपन फंस गए, अब कैसे निकले? पर अगर अपन ने कुछ तय करा, नहीं आप लेंगे तो आर्ट्स ही, अब अपन ने लिए पता है यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी जीवन में कुछ भी तय करना हो तो खुद का तय कर करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार से ट्रिक्स है बेटा, ट्रिक भी अगर आप खुद की बनाओगे ना तो आप उनको भूलोगे नहीं। आप ट्रिक का मतलब ही ये होता है कि आप अपने स्तर पर उसको कुछ भी कैसे भी आप, उसका कोई जरूरी नहीं है कोई लॉजिक निकले, कोई अर्थ निकले, बस आपको याद हो जाए कुछ ऐसा कर लीजिए तो वो ट्रिक बन जाती है। जैसे अब 24 अप्रैल का मैंने आपको एक बताया, तो यहाँ पर पहली बड़ी जीत जब हुई जब राजा ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर के, मतलब बिल्कुल परेशान होकर करके संसद को बहाल कर दिया कि चलो भाई संसद हम लागू करते हैं, जिसे अप्रैल 2002 में भंग कर दिया गया था। ये निर्वाचन आयोग नेपाल की तस्वीर आपको दिखाई है जिसमें यहाँ पर एक अंकल जी वोट डाल रहे हैं। मोटे तौर पर अहिंसक रहे इस प्रतिरोध का नेतृत्व 7 दलों के गठबंधन 7 पार्टी अलायंस, माओवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया। तो ये जो अहिंसक रहा प्रतिरोध, जहां पर हिंसा नहीं हुई है, ठीक है ना, जो आंदोलन हुआ उसमें तो हिंसा नहीं हुई, पहले माओवादियों ने ही करे हैं गुरिल्ला युद्ध। तो इसमें कौन कौन है? 7 दलों का गठबंधन है, 7 पार्टी अलायंस है, माओवादी लोग हैं और सामाजिक जो कार्यकर्ता है वो है। नेपाल में लोकतंत्र की आमद अब लगभग मुकम्मल हुई है। नेपाल अपने इतिहास के एक अद्वितीय दौर से गुजर रहा था। नेपाल में लोकतंत्र की जो आमद है अब लगभग मुकम्मल हो गई, मतलब अब नेपाल में लोकतंत्र लागू हो चुका है। और अद्वितीय का मतलब क्या? एक यूनिक सा जो दौर है उस दौर से नेपाल गुजर रहा था। नेपाल का संविधान लिखने के लिए वहां संविधान सभा का गठन हुआ। तो नेपाल का संविधान बनाने के लिए कि भाई अब देश को जो चलाना है तो उसके लिए एक संविधान चाहिए, और संविधान से पहले जो था जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक देश को कौन चलाएगा, तो बोले एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बना लेते हैं। और उस टेम्परेरी जो अंतरिम सरकार है, इंटरिम गवर्नमेंट इंग्लिश में उसको कहा जाता है, उसका जो प्रधानमंत्री बनाया गया वो गिरिजा प्रसाद कोइराला जी को बनाया गया। और फिर फाइनली नेपाल के संविधान के लिए संविधान सभा का गठन होता है। इस नेपाल की संविधान सभा में भी नेपाल के लोगों और माओवादी संगठनों के बीच में मतलब समझौता हो जाता है। माओवादी संगठनों को ये कहा जाता है कि आप जो हिंसक आंदोलन है उस हिंसक आंदोलन को छोड़ेंगे, क्योंकि किसी भी देश की सफलता हिंसा में बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। हिंसा बिल्कुल भी किसी भी दायरे में कभी भी उचित नहीं ठहराई जा सकती बेटा, ठीक है ना। चाहे कोई भी ऐसा भी समुदाय करे, कोई सा भी व्यक्ति करे, कोई भी वर्ग करे, कभी भी उचित नहीं ठहराई जा सकती। तो इसलिए आपको हिंसा को त्यागना पड़ेगा। माओवादी समुदाय ने बोला ठीक है हम हिंसा को त्याग देंगे, और पर हमें भी सत्ता में प्रतिनिधित्व चाहिए। बोले बिल्कुल आपको भी सत्ता में प्रतिनिधित्व देंगे। तो दोनों नेपाल के लोगों में और माओवादी समुदायों के बीच में एक अच्छा समझौता होकर करके नेपाल की जो शासन व्यवस्था है वो शुरू हो जाती है। तो संविधान सभा का गठन इसी प्रकार से होता है। माओवादियों को भी प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है, मतलब कुछ माओवादी लोग होते हैं और बाकी जो नेपाल की जनता है वो होती है। चुनने में से देखिए चुनेंगे माओवादी भी जो है वो भी नेपाल के ही, ऐसा नहीं है कोई वो बाहर के हैं, वो भी नेपाल के ही हैं। नेपाल में कुछ लोग मानते थे कि अलंकारिक अर्थों में राजा का पद कायम रखना जरूरी था ताकि नेपाल अपने अतीत से जुड़ा रहे। अब देखिए नेपाल में कुछ लोगों का यह मानना था अलंकारिक अर्थों में मतलब एक नाम मात्र के तौर पर तो जो राजा का पद है उसको कायम रखना जरूरी था, कि भाई जो राजा का पद है वो रहना ही चाहिए। अलंकारिक तौर पर मतलब एक नाम मात्र के तौर पर तो रखो, जिससे कि क्या है हम हमारे जो अतीत है उस अतीत से जुड़े रहे। अगर राजा का पद बिल्कुल खत्म कर दिया गया तो क्या है, एक बार जो अतीत से हमारे हिस्ट्री से हमारा जो कनेक्शन था ना वो कनेक्शन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए।
जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं नहीं, संवैधानिक राजतंत्र फिर से लागू कर लो, मतलब राजा रहे, राजा नाम मात्र की शक्ति रहे, बिल्कुल नाम मात्र की दो, परंतु राजा रहेगा तो एक ये रहेगा कि जैसे मान लीजिए कोई बाहर से कोई बड़ा नेता आएगा, कोई और आएंगे तो उनसे मिलाएंगे, तो एक रहेगा कि हम हमारे इतिहास से जुड़े रहेंगे कि हाँ साहब यहाँ पे राजा है, ठीक है, राजा का ही शासन जो व्यवस्था है वो चलती है। ये जैसे यहाँ पे एक नेताजी हैं जो कि नेपाल में जा रहे हैं। माओवादी समूह ने सशस्त्र संघर्ष की राह छोड़ देने की बात मान ली थी। माओवादी चाहते थे कि संविधान में मूलगामी सामाजिक आर्थिक पुनर्रचना के कार्यक्रमों को शामिल किया जाए। अब माओवादी जो समूह है उसने सशस्त्र संघर्ष की जो है राह छोड़ दी थी कि भाई हम हथियारों से संघर्ष नहीं करेंगे, किसी भी चीज की मांग डिमांड करनी होगी तो अहिंसक होकर के करेंगे, हिंसा का रास्ता हम लोग नहीं अपनाएंगे। माओवादी ये चाहते थे कि संविधान में मूलगामी सामाजिक आर्थिक पुनर्रचना के कार्यक्रम चलाए जाए, मतलब सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं वो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके लिए पुनर्रचना मतलब रीस्ट्रक्चरिंग करा जाए, फिर से कार्यक्रम में थोड़ा सुधार कर करके बेहतर कार्यक्रम उनके लिए बनाया जाए। मूलगामी मतलब जो बेसिक लेवल पर है वो। 7 दलों के गठबंधन में शामिल हर एक दल को यह बात राजनीतिक समूह भारत की सरकार और नेपाल के भविष्य में भारतीय सरकार की भूमिका को लेकर बहुत शंकित थी। अब जो 7 दलों का गठबंधन है उसमें शामिल हर एक दल को, जो सातों के सातों दल है उनको ये बात राजनीतिक समूह भारत की सरकार और नेपाल के भविष्य, देखो अब जो नेपाल है उसको भी थोड़ा सा क्या है भारत को लेकर करके डाउट था। डाउट क्यों था? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि साहब भारत सबसे बड़ी शक्ति है दक्षिण एशिया में, इसलिए वो हम पर कभी दबदबा बना लेगा, कंट्रोल कर लेगा, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भारत और नेपाल के संबंध बहुत अच्छे हैं, बहुत मैं कहता हूँ जो फ्रूटफुल रिश्ते जो होते हैं ना वैसे रिश्ते हैं, अच्छे रिश्ते हैं। और देखिए बाकी एक चीज़ बताइए, जो डिप्लोमेसी होती है ना, कूटनीति जो होती है, कूटनीति में ये रहता है जैसे कि भाई सबके साथ क्या भाई उनसे खतरा भी हो सकता है पॉजिटिव। आज अगर इंडिया है तो इंडिया जब भी किसी के साथ सोचता है तो वो कोशिश पूरी पूरी यही करता है कि हम सबके साथ अच्छे ही संबंध बनाएं, परंतु फिर भी हम बैकएंड में तो एक सोच रहती है ना कि नहीं नहीं यार हमें ऑटोमेटिकली खुद को भी मजबूत बनना है और जिससे कि कभी कोई पड़ोसी या कोई भी दूर का देश हमें डरा ना सके। तो सबके मन में ये रहता है कि जो ताकतवर कंट्री होती है उससे थोड़ा सा मन में वो रहता है। तो नेपाल के मन में भी इंडिया को लेकर के था कि इंडिया एक पावरफुल कंट्री है, ठीक है, तो वो कल को हम पे कंट्रोल ना कर ले, परंतु इंडिया ने कभी भी ऐसी कोशिश बिल्कुल भी नहीं करी। इंडिया ने कभी 1 इंच जमीन के लिए भी किसी के साथ लड़ाई नहीं लड़ी कि बोले नहीं नहीं साहब हमें चाहिए। इंडिया सच में मतलब मैं कहता हूँ मैं बार बार हर बात कहता हूँ कि आप गर्व करिए, आप भारत में पैदा हुए हैं, भारत की संस्कृति पे गर्व करिए, भारत के संविधान पे गर्व करिए, भारत की राजनीतिक व्यवस्थाओं पे भी गर्व करिए, ठीक है, बहुत सच में बहुत भाग्यशाली हैं। 2008 में नेपाल राजतंत्र को खत्म करने के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। तो 2008 में नेपाल ने क्या करा, राजतंत्र को बिल्कुल खत्म कर दिया, मोनार्की बिल्कुल खत्म हो गई और वो कैसा बन गया, लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। मतलब गणराज्य का मतलब है जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो भी निर्वाचित होगा, जैसा भारत में है। 2015 में नेपाल ने नया संविधान अपनाया। तो 2015 में नेपाल ने नया संविधान अपनाया, ये तस्वीर दिखाई गई है आंदोलन की। तो फाइनली 2015 में नेपाल ने नया संविधान अपना लिया और अब वो नए संविधान के अनुसार अब भी नेपाल अपना शासन व्यवस्था चला रहा है और बेहतर देशों में से एक है और भारत के नेपाल के साथ बहुत अच्छे संबंध है, ठीक है। ये पूरी जो कहानी थी वो नेपाल की कहानी थी। आपको आज की इस कहानी में कोई भी समस्या कोई भी डाउट आया हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा और बाकी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक चैनल का भी लिंक दे रखा है, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको सभी जानकारी मिलती रहे। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।